ठीक है, सो दिस इज एन right angle, this will be a right triangle, one angle is equal to sum of other two. Two interior angles का आंसर यही था, 108 था, ये भी सबका सही है, 3 टाइम्स है तो आपका 45 डिग्री एंगल आएगा। यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, तुमने 18 क्यों लिखी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी पार्ट सबका सही था। क्वेश्चन नंबर 5 में यस दिस क्वेश्चन वाज अ लिटिल ट्रिकी, आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड दैट वाज 172 डिग्रीज। ये 5x है, x 2x x हो गया तो 4x नहीं हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आंसर इसका था 75 विच वाज फाइन। अब टू मेक इट अ स्ट्रेट लाइन x शुड बी इक्वल टू 16 डिग्रीज, ये भी सबका सही था। ठीक है, ये लो पकड़ो, टेस्ट लो भी अपना। राइट, यहां तक तो सबका ऑलमोस्ट सही था, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो एनीथिंग रिक्वायर्ड टू डिस्कस, यहाँ तक सबका ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर ना दिस क्वेश्चन वाज अ टिपिकल, ये वाला क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ जब आपको वैल्यू निकालनी हो, पर यहाँ पर सिंपल सा था p प्लस क्यू माइनस आर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी ऐसा कुछ दिया होता है, मैंने कहा था जब भी स्ट्रेट ट्रांसवर्सल आपको नहीं गिवन है तो आपने बेंड पर हमेशा क्या ड्रॉ करनी है, एक लाइन पैरेलल। सो दिस इज ए बी, वन नॉट बी, ठीक है। सो दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज सी एंड डी। तो हमें करना क्या है, ये एंगल P था, ये एंगल Q और ये एंगल R। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू हियर इज, इस वाले क्वेश्चन में जो हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी, इस क्वेश्चन में हमेशा जो रिक्वायरमेंट होती है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ये पॉइंट F है यहां पर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपका एंगल 1 एंगल 2, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। लिखो इसको, सॉल्व करो। अब इसके बाद क्या होगा, P प्लस 1 इज 180 डिग्रीज, P प्लस एंगल 1, एंड नेक्स्ट इट सेज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल R। अब आपको P प्लस Q माइनस R कहा है, तो P किसके इक्वल है, P Q में आप क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल R। तो 2 और R तो इक्वल है, ये कैंसल हो गए। P प्लस एंगल 1 आपने क्या निकाला है, 180 डिग्री। हम्म, सारे स्टेप के नंबर कट गए मतलब, बाकी सारा ठीक है। फिफ्थ का तुम्हारा आंसर y के लिए निकालना है, x नहीं। तुमने x की वैल्यू 8 निकाल दी, तुमने कहा वो आंसर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, AOD इज y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बस इतनी गलती हुई है तुम्हारी, तुम्हारा ही गलत है, बाकी सबने 772 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तुम भी बताओगे अभी, सब मार्क्स बताओ मुझे अपने। यहाँ पर आपने C पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, दिस विल बी 80 डिग्रीज, दिस विल बी 60, तो ऑफ कोर्स आंसर इज डी पार्ट 140, ये भी सबका सही है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, और क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे ट्विस्टेड फॉर्म है, P प्लस क्यू माइनस आर। अदरवाइज आपको यहाँ पे एंगल दिया होता है, यहाँ दिया होता है एंगल Q की वैल्यू निकालनी है। द ओनली ट्रिक हियर इज टू ड्रॉ लाइन पैरेलल एट पॉइंट F। समझ में आ गया, F पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप थोड़ी सी वर्किंग करोगे, इसका आंसर। वैसे 180 अगर मुझे तुक्का भी मारना है ना, तो मैं सबसे सेफ ऑप्शन जो है 180 वही तुक्का मारूंगी। अगर मुझे सिर्फ फ्लूक करना है, दैट विल बी माई इंटेलिजेंट गेस, बिकॉज मुझे कोई मेजरमेंट नहीं दिया होगा। आइदर आई विल गो फॉर 360 और 180। बाय नॉट 360, बिकॉज मुझे एंगल्स अराउंड अ सर्कल नहीं गिवन है। ठीक है, आई विल गो फॉर टू सेफ ऑप्शन, 80 100 तो तब होना जब मुझे कोई और एंगल दिया हो।
80 100 तब होगा जब मुझे कोई और एंगल गिवन है, मुझे और कोई एंगल गिवन नहीं है, तो आई विल गो फॉर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन विच इज 180 और 360। दोनों में से आई वुड प्रेफर 180। थोड़ा थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस हो जाता है कि वाई नॉट 360, एंगल्स अराउंड अ सर्कल नहीं बन रही है। यहाँ से पी आर और क्यू लेकर क्या ये सारे एंगल्स अराउंड अ सर्कल बन जाएंगे, और आर जो है वो माइनस हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। और क्वेश्चन नंबर 9 सबका सही था। क्वेश्चन नंबर 10, इट्स स्ट्रेट योर एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक का। मैंने आपको कहा भी था इसका कन्वर्स भी होता है। आपको क्या लिखा हुआ है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? पहले तो लीनियर पेयर ड्रॉ करो। अब ये चीज है टू ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। मैंने नहीं सुना, मैं तो क्वेश्चन पेपर देख भी नहीं रही थी। पी बोला? अच्छा, अच्छा, तुमने फिर भी ये लिखा है। मतलब मुझे नहीं पता, आपको लगा होगा, बट आई डिड नॉट से इट, मतलब इंटेंशनली मैंने नहीं बी कहा होगा। मैं कहा अभी के लिए आप ऑप्शन लिख दो, तो लगा होगा बी। अच्छी बात। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। सी, अब आ जाओ एवरीवन क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको फिगर को हमें ड्रॉ करना है, राइट? हमने ट्रायंगल्स एंगल सब ड्रॉ करने हैं बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो उसने पहले आपको क्या कहा हुआ है? बाइसेक्टर्स। देखो इसमें कीवर्ड्स देखा करो। एक मुश्किल मैंने ये देखा, मैम कुछ भी नहीं दिया हुआ, फिगर कैसे ड्रॉ करें? सो लुक एट द कीवर्ड्स जिनके मीनिंग आप इज आर एम को छोड़कर ना, आर ए फॉलोइंग ये वो सबको छोड़कर उसमें वर्ड्स देखो जो आपके लिए कीवर्ड्स हैं। बाइसेक्टर्स अपने दिमाग में लेकर आओ। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट्स में। अब किसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं? क्या लाइन के ड्रॉ किए हैं? क्या लिखे हुआ है? बाइसेक्टर्स ऑफ, किसका लिखा है हमने वर्ड? एंगल्स। तो हमने एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। कौन से एंगल्स है वो? लीनियर पेयर वाले। लीनियर पेयर कौन सा होता है? ड्रॉ करो अपनी बुक में, ड्रॉ इन योर नोटबुक लीनियर पेयर। दिस इज हाउ। अगर एक दिमाग पता क्या होता है, एंड मोमेंट पे क्वेश्चन आता भी हो ना, अगर टाइम कम है कुछ भी होता है, वी गेट पैनिक में ना, हम भूल जाते हैं, दिमाग चलना बंद कर जाता है। तो उस सिचुएशन में रिकवर कैसे करना होता है? उस रिकवर के लिए स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स। लीनियर पेयर का है, लीनियर पेयर ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे लीनियर पेयर? कर लिया सबने ड्रॉ, है ना? मैंने ऐसे कर दिया। अब लीनियर पेयर बनाने से दो एंगल्स बने, इसको नाम भी दे दो, ये ए ओ बी हो गया। यहां पर आप सी लिख दो। दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स, एंगल एओसी का बाइसेक्टर्स क्या लिखा? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो। ये बना दिया डी, और यहां से बना दिया ई। तो बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। तो ये बाइसेक्टर्स राइट एंगल्स पर हैं। ठीक है, बाइसेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स। बस ये प्रूव करना है या इसको आपको बताना है कि ट्रू होगा। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी। उसमें पर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है, पूरी फिगर बना कर दी हुई है, यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट है बस। एजर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब यार मैंने आपको कहा भी था कि ये बाइसेक्टर्स 90 पे होते हैं, क्योंकि आपके एंगल एओसी और एंगल बीओसी, लिखो इसका प्रूफ, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी ये 180 डिग्रीज है, लीनियर पेयर है। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं लिखना होता, इसको लीनियर पेयर ही लिखना है। समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180, बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। अब आपने कहा, अब मैंने अगर इनको लिया है तो मुझे वर्ड कौन सा मेंशन किया हुआ है? बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स का काम क्या होता है? किसी भी चीज को हाफ करना। तो यहां पर एंगल एओसी का भी मैं हाफ लूंगी और एंगल बीओसी का भी हाफ लूंगी। 90 आ गया, पूरी स्टेटमेंट को हाफ किया। अब हाफ ये वाला एंगल हो जाएगा प्लस एंगल ये हो जाएगा, है ना? एओसी का हाफ, ये वाले एंगल का हाफ इज दिस पोर्शन, ये वाला। और दूसरा बीओसी का हाफ विल बी दिस पोर्शन।
दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, एंगल डीओई। पर आपको ये लिखना होगा अगर ये आपके उसमें प्रूफ में आएगा, दिस इज एंगल वन, दिस इज एंगल टू, एंगल वन इज हाफ ऑफ एंगल एओसी, एंगल टू इज हाफ ऑफ एंगल बीओसी। समझ में आ गई बात? ये तो उसके बाद आपने एंगल वन प्लस एंगल टू किया, इनको ऐड करके डीओई बनता है विच इज 90 डिग्री। तो यस, द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स, विच इज ट्रू। ये ट्रू है हमारा। अब बी पार्ट उसने कहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। ठीक है ना, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 है, देन द टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रू। लेकिन किसी तरह से भी उसने ये कहा कि अगर ये 180 स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। वो तो पहले ही दिया हुआ लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर तो स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। तो हमारा बी पार्ट भी ट्रू है, पर किसी तरह से भी वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको हेल्प नहीं कर रहा है कि आप इसका आंसर निकाल सको, या आपको फिगर बता के दी हो कि कहा हो कि बाइसेक्टर्स हैं, हाफ्स ऑफ एंगल्स दिए हैं, या सम एंगल्स जो है वो 180 डिग्री हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें। तो यहां से दिस विल बी ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेन, तो आंसर होगा बी पार्ट। क्लियर हो गया इतना? पूरा आंसर सही नहीं था? तुम्हें लगता है पूरा आंसर सही था? कुछ भी सही नहीं था, वो तो मैंने एक नंबर दे दिया कि चलो लिखा है। ठीक है, मेरा पूरा सही था, मैं मेरे को 1.5 तुम्हारे पूरे सही में भी मैं बताती हूँ तुमने क्या क्या गलती की हुई है। तुमने बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, तुमने भी। ठीक है, मैंने फिर भी तुम्हें नंबर दिया, कितने दिया है? हाँ, तुम्हारा काफी हद तक सही है, तुम्हारा काफी हद तक बीच बीच में गलत भी है, 4 मार्क्स का था ना। एंड दिस आई फील इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जितने मैंने पेपर देखे ना उतने मुझे डिफरेंट प्रूफ्स मिले हैं। ठीक है, सबके सही है, कुछ गलती नहीं है। हसरत, आई वांट यू टू इलेबोरेट। आपने ना इसमें, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा इलेबोरेट करना होगा। पहली चीज तो पॉइंट ऑफ इलेबोरेट, मतलब सीरियसली आई थॉट कि जो मैंने प्रूफ लिखा है वो इजी है। मैंने जितने क्वेश्चंस देखे, मतलब आई एक्सप्लेन इट इन 2-3 वेज, और मैंने जितने पेपर देखे ना उतने अलग अलग प्रूफ दिखे हैं मुझे, ऑल इंटरेस्टिंग प्रूफ्स, राइट, विच इज फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वही करना है। आपने पहले तो लिखना है एंगल पीओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यूओ आर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहले एक्सप्लेन करना होगा। फिर अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो फ्रॉम वन, फ्रॉम टू, इन सब चीज को लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज पेपर में आ जाता है ये। मैम इसमें आधा नंबर की बात है। आधा नंबर कुछ तुमने लिखा नहीं होगा 90 का, या कुछ ऐसा लिखा नहीं होगा वो कि रिप्लेसमेंट में 90 डिग्री, इसका भी काटा है इसने भी, रिप्लेसमेंट में 90 डिग्री कैसे आया वो लिखा नहीं है। मैम सिर्फ एक मतलब दो फर्स्ट स्टेप में लीनियर है नहीं तो उसका आधा है। हाँ उसका। बट तीन में एक नंबर तो और है। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी ने भी ना सिर्फ दिया ने ठीक से लिखा है उसको, एक्सटेंड ओ क्यू टू पॉइंट टी सच दैट टी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तुमने लिखा है? हाँ तुमने स्ट्रेट लिखा है, स्टार भी दिया उसमें, है ना? देखिए, हाँ, सिर्फ तुमने सही से लिखा है। हाँ वो, हाँ जी। में आपने जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, पहले तो कंस्ट्रक्शन ठीक से लिखो। प्रोड्यूस ओ क्यू टू अ पॉइंट टी, प्रोड्यूस ओ क्यू टू पॉइंट टी, कैसे प्रोड्यूस किया? सच दैट टी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। लिखो इस चीज को। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, एंड कंस्ट्रक्शन शुड बी इन डॉटेड लाइन। कंस्ट्रक्शन को डॉटेड में ड्रॉ करना शुरू करो। ठीक होगी बात ये? फिर आपने, किसने लिखा है पीओएस पे एंगल स्ट्रेट लाइन में बन गया? ऐसा नहीं है, पीओएस जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपने टी ओ क्यू को स्ट्रेट लाइन लिया, इन दो एंगल्स को लिया, तो ये आ जाएगा लीनियर पेयर। और नीचे वाले एंगल्स को लोगे तो वो होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इससे इजी प्रूव नहीं हो सकते। अगर आप एंगल, ये 3 एंगल्स ले रहे हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और अगर आपने अपने प्रूफ में 1 2 3 लिखा है तो प्लीज मेंशन करो फिगर में भी। तो आ जाएगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
क्लियर हो गया इतना? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। को 4 मार्क्स में कितना एक्सप्लेन करना है? किसको? 13 को थोड़ी ना करना है, ये तो हो जाएगा इतने में। जितने हैं 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। पहले आप लिखोगे लीनियर पेयर है दीज टू, कंस्ट्रक्शन की, इन दोनों को आपने लिया लीनियर पेयर, फिर एड 1 and 2, फिर आपने इसको शो किया कि दिस इज सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल पीओएस इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो अपने आप ही आपके 3 मार्क्स के स्टेप बन गए। ठीक है? अगर 3 मार्क्स में है इसका मतलब इलाबोरेट हो जाएगा। अपना क्वेश्चन जब मैंने आपको क्लास में करवाया था वो चेक करो, दोबारा से लिखो, फिर मुझे चेक करवा देना, ये घर पे पेपर दोबारा से सॉल्व करके मुझे चेक करवा देना। बट राइट इट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 13 इज समथिंग आई वांट यू टू सी प्रॉपरली, क्योंकि पिछले 2 साल से ना पेपर्स में नहीं देख रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, तो हो सकता है एज इट इज पेपर में आ जाए। प्लस इसकी वेरिएशंस जो है ना वो आपको एक तो चैप्टर नंबर 8 में दोबारा से आएगी। ठीक है ना, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। दूसरी चीज है इसकी वेरिएशंस में ना हमें एग्जाम्पलर में भी दी हुई है, तो एज इट इज वहां से, जैसे मैंने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग, मैंने कुछ नहीं चेंज किया है, स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी बुक से, कुछ भी चेंज नहीं किया है। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो टू लाइंस मेंशन करो कौन सी है हमारे पास। एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वो पैरेलल नहीं दी हुई, ऑफ कोर्स हम जब ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल की तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन पैरेलल नहीं दी हुई। तो हमने लाइंस ली, लिखो इसको ए बी, देखा मत करो, पैरेलल टू सी डी। अब देखो तुमने गलती क्या की है, और मैंने बाइसेक्ट जो ट्रांसवर्सल ली है ई एफ पी एंड क्यू। तो अब लिखना क्या है आपको, फिगर को एक्सप्लेन करना है। आता था कॉम्प्रिहेंशन उसमें इंग्लिश में, एक्सप्लेन द फिगर। वो पिकनिक सीन बना हुआ है वहां पे, वो बर्ड्स उड़ रहे थे, आप सब कुछ, माउंटेन है, रिवर्स है, वो सब एक्सप्लेन करते हो ना। तो यहाँ पर जब आपने फिगर को मैथ्स में करना है, दैट्स व्हाई योर इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। वो एक्सप्लेन द सीन इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ये अगर आपको दिख रहा है तो क्या दिख रही है, टू लाइंस। विल यू कॉल देम पैरेलल? नो, बिकॉज इट्स नॉट मेंशन। तो टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कौन सी लाइंस है? ए बी एंड सी बी। कौन सी ट्रांसवर्सल है? ई एफ। कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी एंड क्यू। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, वो आपने शो कर दिया, सच दैट बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स कौन से हुए? जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में करें, डिवाइड। अब दो हिस्सों में कौन से बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर अब मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से लिए हैं? कॉस किसी ने मतलब अपने यहां पर भी मेंशन किया हुआ है, बट मेरे लिए थोड़ा सा ये विजन अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने ये दो एंगल्स ले लिए, एंगल ईपीबी एंड एंगल पीक्यूडी। दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके बाइसेक्टर्स। यहां पर मैंने ले लिया आर और यहां ले लिया एस। ठीक है, सो मेरे लिए अब रेलिवेंट चीज क्या हो गई? पी आर बाइसेक्ट एंगल ई पी बी एंड क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू डी। ये मेरे लिए रेलिवेंट चीजें होंगी दोनों, है ना, क्योंकि अब ये काम जो हमारा यहां से शुरू हुआ, और क्या दिया हुआ है इनके बारे में? बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ। डोंट रीड द एंटायर स्टेटमेंट, कुछ समझ नहीं आएगा, उनको टुकड़ों में, उनको पार्ट्स में वर्ड बाय वर्ड समझा करो। बाइसेक्टर्स के बारे में क्या मेंशन है? बाइसेक्टर्स कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। उनके बारे में क्या मेंशन है? क्या मेंशन है बताओ? द बाइसेक्टर्स आर, क्या लिखा है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल होते हैं कभी? नहीं। तो क्या पैरेलल है? बाइसेक्टर्स किसके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स क्या है? पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे? पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस। अब समझ में आएगा गिवन क्या है। आपको प्रूव करना है द टू लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन शुरू ही दो लाइन से हुआ था, तो दो लाइंस हमने कौन सी ली थी? ए बी एंड सी डी। तो मेरा टू प्रूव क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। प्रूफ ये है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर हो गया? राइट। अब जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया है और कल अगर 5 मार्क्स में भी आया, तो आपने इसे एलैबोरेट कैसे करना है? पहली बात तो प्रूफ में आपने लिखना है कि ये बाइसेक्टर्स है। ठीक है ना, लिखो पी आर बाइसेक्ट एंगल ई पी बी, देयरफॉर एंगल ई पी आर इज इक्वल टू एंगल, या ईपीआर इज हाफ ऑफ एंगल ईपीबी। मैं ये वाला एंगल ले रही हूं, इसको मैंने पूरे का हाफ कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही QS bisects angle PQD. Therefore, angle PQS is half of angle PQD. एंगल EPB PQD के इक्वल है। वो हमें प्रूव करना है, वो गिवन नहीं है। समझ में आ गया? वो प्रूव करना है, पर आपको गिवन क्या है कि PR इज पैरेलल टू QS। बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं आपस में, तो आपने बाइसेक्टर्स के साथ एंगल्स देखने हैं, फिर आपने लिखना होता है PR इज पैरेलल टू QS एंड EF इज ट्रांसवर्सल। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार घर पे जाके लिख लेना, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ही है जिनमें प्रूफ आता है। फर्स्ट एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन जो बता दिए, सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ एक मिरर वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, तो इसकी प्रूफ को अच्छे से लिख लेना। PR इज पैरेलल टू QS, EF इज द ट्रांसवर्सल। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, एंगल EPR इज इक्वल टू एंगल PQS। क्यों होंगे ये इक्वल? हमें दिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, बाइसेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो ये दो एंगल्स भी क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनके हाफ्स भी क्या बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग। अब कोशिश हमने क्या करनी होती है, देखो लाइन पैरेलल ये दी हुई है, तो पैरेलल लाइन के साथ, और देखो ट्रांसवर्सल कॉमन कौन सी है, ये। अब इसमें AB और CD का कोई रोल नहीं है, ये दो लाइंस पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल। तभी मैंने ऊपर वाले हाफ्स लिए थे, नीचे वाले हाफ्स नहीं लिए। इनके पैरेलल होने में और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने में AB और CD का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं हो रहा उसमें। तो अब इसके बाद हम कहेंगे कि अगर EPR को हमने हाफ ऑफ EPB से रिप्लेस कर दिया और PQS को हाफ ऑफ PQD से रिप्लेस कर दिया, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गए, एंगल EPB ये पूरा एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ विल से सिंस दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। अब समझ में आई बात? ये लिखा है तुमने साथ साथ? नहीं लिखो, लिख लो। अब इसके बाद हमने यहां पे लिखना है सिंस दे फॉर्म अ पेयर ऑफ corresponding angles, therefore AB is parallel to CD। Since they form a pair of corresponding angles, therefore AB is parallel to CD। इतना क्लियर हो गया सबको? अब पहले लिख दिया एंगल EPB इक्वल एंगल PQD। और किसी ने तो जो गिवन है वही टू प्रूव कर दिया, उसमें गिवन में भी लिख दिया कि AB is parallel to CD, टू प्रूव आल्सो AB is parallel to CD। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये एक लौता क्वेश्चन है, इसकी मैंने वेरिएशंस भी लिखवाई थी आपको क्लास में। पता क्या है, यही चीज है, मुझे लगता है यही क्वेश्चन है, इस बार पेपर्स में रिपीट कर जाएगा आपके। जैसे कितने मार्क्स है दिया? तुम्हारे इस बार अच्छे थे, हो जाएगा इम्प्रूव। पहली बार लिख रहे हो ज्योमेट्री, वो भी जब पढ़ी कैसे तुमने पेपर्स में छुट्टियों में, आधे इधर आधे उधर, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, कभी ऑनलाइन है कभी नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर रिवाइज कर लो, बिकॉज यू डोंट हैव क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था ना, पॉलिनोमियल्स नहीं था आपको, आपको है ना बच्चे, मैं तीनों को बोल रही हूँ, सेम स्कूल है ना। तुम्हें फर्स्ट चैप्टर, तुम्हें क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है, तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट क्लियरली मेंशन है ना। स्टैट्स है ना बीच में कि नहीं है? स्टैट्स है ना। स्टैट्स बहुत इजी चैप्टर है, 2-3 क्लासेस लगेंगी, एक वर्कशीट दूंगी, सारा काम हो जाएगा इसमें। स्टैट्स इज नथिंग, थोड़े से MCQs हैं प्लस आपके ग्राफ्स हैं, स्टैट्स बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो आपके 7 चैप्टर्स, जैसे आपने पहले 3 चैप्टर्स अपने पेपर्स में रिवाइज किए थे ना, वैसे ही इनको थॉरली रिवाइज कर लो। यू हैव एक्स्ट्रा बुक्स, उसमें से ले लो, वर्कशीट्स ले लो, बाकी टेस्टिंग मैं करूंगी, असर्शन रीजनिंग करवाऊंगी सारी, जितनी भी बुक्स मेरे पास हैं। ठीक है ना। सो अपने केस स्टडीज विल डू,
राइट। और केस स्टडीज तो अगर हमें एग्जाम्पल्स क्वेश्चन स्टडी से अच्छे से आते हो ना, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स आते हो, तो केस स्टडीज हो जाती हैं। केस स्टडीज कोई बहुत ऊपर से निकली हुई कोई चीज नहीं, अलग से आती कुछ। ठीक है, तो कोशिश करना अपनी रिविजन अपनी ऑन पॉइंट रखो। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स आपका कवर हो चुका है। प्लीज रिविजन ऑन पॉइंट रखो। इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे आपके एमसीक्यू सबके सही हो गए, ऑलमोस्ट एक दो गलत होते हैं पर एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सबके सही हैं। तो आपको एमसीक्यूज में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, इसमें प्रूविंग के क्वेश्चंस में आएगी। उनको 5-6 बार लिख कर रिवाइज कर लो, बुक वाले क्वेश्चंस ही हैं, प्लस आपके थोड़े बहुत एग्जाम्पल के हैं, दैट्स इट। प्रूव में और कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। चैप्टर 7, ट्रायंगल्स। इसमें भी ना क्वेश्चंस एक तरह के ही है सारे, बस समझना है कि किसमें क्या करना है। फॉर द फर्स्ट 1 वीक सिर्फ इसी बात पर हम लोग घूमते हैं कि क्वेश्चन आया कौन सा है, दोनों में सेम थे, वो वाला क्वेश्चन है कि वो वाला क्वेश्चन है, मतलब हमेशा यही लगेगा आपको। और मैं कोशिश कर रही हूँ साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी करवाऊं इसकी। मैम तो पेपर में ही सैटर्डे पे बैठाएंगे तो मैं पता कौन सा लगेगा लाइन जल्दी कौन सा जब ट्रायंगल। ट्रायंगल्स बात मेंशन किया होगा, लाइंस में पैरेलल लाइंस गिवन होंगी, आपको एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा, जहां पर कहा जाए प्रूव दैट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल्स का चैप्टर होगा। और भी सेम नहीं लगेंगे सेम सेम। एक ट्रायंगल के क्वेश्चन में मतलब विद इन अ चैप्टर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन पता लग जाएगा कि लाइन एंड एंगल से है, क्वाड्रिलेटरल से है, या उसमें से है। ठीक है, उसमें वेरिएशंस में फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 मैंने करवा दिया था बच्चे सबको। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी करवा दिया था शायद, एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल दोगे थे ना, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करना। हो गया था मुझे याद है। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। फिगर ड्रॉ करो। एक पावनी थी जिसने एक क्वेश्चन सॉल्व किया विदाउट फिगर। विदाउट फिगर ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, नंबर नहीं मिलने वाले, टीचर पूरा का पूरा गलत कर सकती है। आपको फिगर चाहे दी हो पेपर में और बिल्कुल ठीक हो कि मैंने सब कुछ सही लिखा है, वहां से देखकर अपना थोड़ा सा पेन हिलाकर ना फिगर ड्रॉ भी कर लो। नंबर नहीं मिले ना तो कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की। हम इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। हम इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू होता है। अब तुम्हें कोई, मैं तुम्हें वो कह सकती हूँ, पानव बोल सकती हूँ, तुम कृषि हो ना, है ना। इज इक्वल टू मैं कह सकती हूँ? नहीं, नहीं बोल सकते बेटा। आफ्टर अ पॉइंट नहीं बोल सकते ना, तुम दोनों अलग हो। ऐसे ही जो इक्वल टू है वो इक्वल टू है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो कॉन्ग्रुएंट है ना। तुम दोनों को सेम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, बिकॉज और एज या सिंस, इनको हम एक्सचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इसको somebody will say this is because, this is since। ठीक है ना, उनको होता है since they form a pair of corresponding angles, या as they form a pair of corresponding therefore, ऐसा तो उसमें हो जाता है, अदरवाइज मत लिखो वो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है ना, हर बार आपको लगेगा कि डिफरेंट वे में, एक अलग वे में बनकर आ गया। ठीक है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है ए, सी, बी और ये डी। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल एसी बी डी, AC is equal to AD, AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD। अब अगर गिवन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? AD, AB bisects angle CAD to prove triangle ABC is congruent to triangle ABD। हसरत, आपका पेपर आपको कल मिलेगा, है ना। यस मैम। अपनी गलतियां देखनी है सारी उसमें। ओके मैम। अब इसमें आते हैं हम लोग प्रूफ।
अच्छा, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास जो रूल्स है वो है SSS, SAS, ठीक है, देन ASA, ASA का ही छोटा सा एक फॉर्म है, अदर फॉर्म AAS, और एक होता है RHS। थर्ड एक्सरसाइज में RHS यूज होगा, यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस में RHS यूज कर लेते हैं, दैट इज ऑल अ मैटर ऑफ योर पर्सनल प्रेफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, SAS और RHS में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। SAS का रूल होता है, कहीं कभी कहीं राइट ट्राइंगल दिया हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पे RHS लग जाए, राइट, एंड देर इज नो रूल एज सच एज SSA, ऐसा कोई रूल नहीं है। टू साइड्स एनी वन एंगल, कोई रूल नहीं है, ठीक हो गया। देन आपने कोशिश क्या करनी है कि जब भी हमने किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, दो चीजें आपको हमेशा गिवन होगी उसकी। टू ऑफ द पैरामीटर्स, देखो हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं ना, तीन पैरामीटर्स लेके कर रहे हैं, तीनों साइड्स ले, टू एंगल्स वन साइड इंक्लूडेड एंगल, देन टू साइड्स वन इंक्लूडेड एंगल। सो दो चीजें हमेशा आपको गिवन होगी, थर्ड या तो कॉमन होगा या कहीं ना कहीं से वो इक्वल एंगल 90 डिग्री वाली चीज दी होगी, कुछ ना कुछ आपको अलग से इंफॉर्मेशन से निकालना, डिराइव करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर आपको दिख रहा है कि AC और AD इक्वल है, फिर उसने इनडायरेक्टली दे दिया कि AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD, देयरफॉर दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर हो गया? तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब क्योंकि ABC पहले लिखा है तो ABC का ही साइड पहले लिखा जाएगा, AC इज इक्वल टू AD। फिर एंगल 1 एंगल 2 अगर लिखते हो तो प्लीज फिगर में मेंशन किया करो, नहीं तो लिखो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, क्योंकि यहां पर आपको रीजन है फर्स्ट में गिवन, सेकंड में लिखोगे क्योंकि AB दिखा हुआ है बाइसेक्ट्स एंगल CAD। लिखना में भी है और बताना भी होगा कि यहाँ पर क्यों है एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, ये हमने खुद से देखा कॉमन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पर कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं, यहां पे इक्वल लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिखते हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। टू ट्रायंगल ABD रूल होगा SAS by SAS congruency rule. Now what can you say about BC and BD? BC is equal to BD, CP, CT. अब जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है इसको क्या मेंशन करोगे, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये? इसमें AC और AD इक्वल है, BC और BD इक्वल है। तो 8th में आपने पढ़ा था इस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल क्यों होगा बता? अरे कुछ भी, रोम्बस नहीं है ना, रोम्बस में चाहिए चाहिए क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसकी टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल, टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल, दिस इज अ काइट। ये सिर्फ चैप्टर 8 में रिवाइज हो जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देख लेते हो, हाँ क्वाड्रिलेटरल्स में होता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स जब हम करेंगे चैप्टर तो ये पूरी सारी चीजें, सारे क्वाड्रिलेटरल्स दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे आपके सारे। दिस इज अ काइट, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द टू एंगल्स, ये वाले एंगल भी दो इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ना कोई एक आप क्वेश्चन पिक नहीं कर सकते हो, इसमें सारे ही क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज आ जाते हैं। अब कौन सा आएगा वो टीचर पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा उठाया, उसको कौन सा अच्छा लगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विद इन विच AD इज इक्वल टू BC। तो कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, उसमें ड्रॉ किया हुआ है, पहले तो उसको ही ड्रॉ कर लो अच्छे से।
कोशिश कर बेटा। नहीं बेटा, ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेपीजियम, बट गिवन नहीं है हमें। ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसलिए ट्रेपीजियम लेंगे नहीं। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर मैं कोशिश भी करूँ ना, मैं क्लास में आपको हद से हद मैं 3 या 4 क्वेश्चन तो करवा देती हूँ, ठीक है। अब एवरेज देखो, 8 क्वेश्चन है, 2 दिन में ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। ऐसे ही सेकंड वाली एक्सरसाइज बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। ओवरऑल ये जो काम करना है ना, इसमें मैं हफ्ता लगा लूंगी, इसकी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। 2-3 दिन लगाकर एग्जाम्पल करवा दूंगी। आपका लाइंस एंड एंगल्स 2021 तक अगर खींचती भी हूँ, 10 दिन और लगा लूं, पूरा हो जाएगा। बीच में एग्जाम मैं आपको टेस्टिंग भी दे दूं। समझ में आ गई बात है? तो इसलिए रिविजन शुरू कर दो, ठीक है। अब टेस्ट तो इसका होगा, नेक्स्ट लाइंस एंड एंगल्स का एक और टेस्ट लूंगी, जिसमें आपको सिर्फ मैं थ्योरी पार्ट दूंगी, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। और ये वाले क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट ट्रायंगल्स भी आ जाएगा साथ में, पिछली रिविजन्स भी रखो अपनी। अब आ जाओ यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एबीसीडी, एडी इज इक्वल टू बीसी, एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीबीए, ठीक है। डीएबी ये वाला एंगल हुआ कंप्लीट, इज इक्वल टू सीबीए ये वाला। टू प्रूव हमें 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। ट्रायंगल ए डी ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है बी डी इज इक्वल टू ए सी। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है ना। तो मेन हमें इसमें ट्रायंगल पे ही फोकस करना है। ट्रायंगल देखो, ए बी और ये डी, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है बी ए सी। तो एक ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से बनाकर दिया हुआ है, जिसमें यहां लिखा है बी ए और डी, यहाँ पे ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स हैं। और दूसरा ही कुछ ऐसे बनाकर दिया हुआ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ये जैसे 2 ब्लॉक्स है, मैं दोनों को अलग अलग कर दिया। राइट नहीं है बच्चे, बी ए डी ये लिखा, ये वाला एंगल आ गया अपने पास, ट्रायंगल मैंने अलग कर लिया। और ए बी सी जो है वो अलग कर लिया, जिसमें आपको ए डी और बी सी गिवन है। सो बी केयरफुल अबाउट ओवरलैपिंग फिगर्स। ओवरलैपिंग फिगर्स को ध्यान से देखना होता है आपने, ठीक है ना। अब क्योंकि मुश्किल क्या है कि एंगल ए बी डी दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, वो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, और दूसरा ये वाला, ये वाला। लगेगा तो ये दिया ही हमें बी ए सी हुआ है, बी सी डी क्यों लेंगे, प्रूव ही बी ए सी के साथ करना है ना। फिर बी सी डी अगर आप लोगे तो आपको जो एंगल इक्वल गिवन है वो कौन से वाले ट्रायंगल के, उनमें ही नाम देख सी बी ए है, और इसमें भी बी ए सी वही है, ठीक है ना। तुम इसके हटकर दूसरे वाले में क्यों जाओगे फिर, जब उसके बारे में गिवन ही नहीं है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड बी ए सी। चलो लिखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। जैसे बुक में लिखा हुआ है ना नाम, वैसे लिख दो, क्योंकि बुक में जब कॉन्ग्रुएंसी साइन के साथ लिखा हुआ है मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक हो गया। तो हमारे पास पहली चीज आएगी ए डी इज इक्वल टू बी सी, बड़े अच्छे से हम साथ में लिख देंगे गिवन। सेकेंड रीजन क्या है हमारे पास, डी ए बी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी अपने को क्या है गिवन, ठीक है।
DAB is equal to CBA, which is also given to us. The third thing that we'll take is, जो अपने आप से लेनी है वो क्या है, AB दोनों का बेस सेम है, AB is equal to BA, जो कि क्या होगा, कॉमन. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle BAC. ये कॉमन साइड ली थी और ये साइड है और ये एंगल है, तो क्या हो जाएगा, बाय SAS. दोनों ट्राइंगल्स में देख, इसमें भी AB है और इसमें भी AB है. दो एंगल्स कहाँ दिए हुए हैं? कॉमन बेस जो है वो AB है, ये देख नाम से पता लग रहा है. हम्म. इन दोनों को तुमने सेपरेट कर लिया. देख, ये दो ब्लॉक्स थे, इसको करके अलग ऐसे लिखा. नहीं बच्चे, एक ऐसे दिया हुआ था. ठीक है, अब AB बेस के साथ ही ट्रायंगल BAC दिया हुआ है, तो यहां पर एक वर्टेक्स C दे दिया और इसको ज्वाइन, CD को तो एम ही ज्वाइन किया हुआ है. समझ में आ गया, CD को तो मतलब ऐसे ही ज्वाइन किया हुआ है. अब क्लियर हुए, द टू ट्रायंगल्स हैव अ कॉमन बेस, आपने उन बेसिस को सेपरेट किया है. तो मैंने आपको जो फिगर ड्रॉ करके दिखाई, आपने BAD अलग से लिख दिया. और फिर ये जो AB था बेस के साथ, इसको ओवरलैप करके यहां से A, यहां से B, और हमने BC अलग कर दिया. अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. ठीक है, अभी ट्रायंगल DCO तो छूट गया. कौन सा? मैम सपोज हम मिड पॉइंट को O लेते हैं. क्यों इंटरसेक्शन पॉइंट को O ले लो, तो ठीक है, छूट गया है. तो हमें तो पूछा ही इन दो ट्रायंगल्स के बारे में है ना, इसको तो ऐसे ही ज्वाइन करके फिगर बता दी, उसका रेलिवेंस हमारे लिए कुछ नहीं हुआ ना. Right, so we'll have triangle ABD congruent to triangle BAC by SAS congruency rule. और इसके बाद जो भी हमें प्रूव करना है वो तो CPCT से हो ही जाएगा. BD is equal to AC CPCT, और थर्ड पार्ट जो लिखा है एंगल ABD, ये छोटे वाला एंगल, इज सेम एज एंगल BAC. इसको भी लिख देंगे बाय CPCT. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमें एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिए फिर कुछ भी कर सकते हैं. फिर वो दिया ही उसके रिलेटेड होगा, कुछ भी कर सकते नहीं है, जो दिया होगा वही करोगे, उसमें ही लिखोगे. ठीक है, इस एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, अब वो कौन सा आएगा वो डिपेंड करेगा जो टीचर को अच्छा लगेगा. क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद स्टार्ट कर दो. क्वेश्चन 3 रिलेटिवली इजी है. क्वेश्चन नंबर 3, AC, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. AD and BC are equal perpendiculars to line segment AB. तो CD को ज्वाइन कर दिया, शो दैट CD bisects AB. इक्वल परपेंडिकुलर्स है, तो गिवन क्या है हमें, AD is perpendicular to AB and BC is also perpendicular to AB. फिर दिया है AD is equal to BC.
ठीक है ना। प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, जिसका मतलब क्या हुआ, सी डी बाइसेक्ट ए बी करने का मतलब क्या है। अगर सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को तो हमें क्या प्रूव करना होगा, मैम की BO बी ओ इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक हो गया। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं रिक्वायर्ड है। कौन से ट्रायंगल्स लेंगे इसमें हम, BOC और AOC। बीओसी एंड एओसी। ठीक है। इन ट्रायंगल, पहले मैं एओडी लिख लूंगी। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, I have AD is equal to BC, which is given. Angle OAD is equal to angle OBC, each 90 degree. And the third thing, कौन सा लोगे इसमें, तीसरी चीज हमें निकालनी है, वो कौन सा होगा, वो क्या होगा। डीसी बेटा पूरी साइड है, तुम ट्रायंगल एओडी की बात कर रहे हो ना अगर, तो एओडी में डीसी नहीं आता। OA। वो तो प्रूव ही करना है हमें, वो भी हमें गिवन नहीं है, कैसे करेंगे। एनी अदर थिंग जो बहुत ही ऑब्वियस है यहाँ पर, अब BC is equal to वो तो ले लिया हमने, बीसी इज इक्वल टू डी ए, वेरी ऑब्वियस थिंग। मैम ये भी DO ले लिया, इक्वल टू AC। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, यही तो हमें प्रूव करना है ना, मतलब वो मिड पॉइंट नहीं है ना बच्चे। मैम प्रूफ है वो मतलब वो दोनों की कॉमन वर्टेक्स है। हाँ तो कॉमन वर्टेक्स से क्या बन जाता है, स्ट्रेंज, क्योंकि ये तो सारे बोल देते हैं, ये क्या है दोनों एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है। प्लस यू आर गिवन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, व्हाट अबाउट सी डी एंड बीसी एंड एडी, परपेंडिकुलर टू सेम लाइन क्या होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर ये जो एंगल्स है ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर भी बन सकते हैं। ये वाले दो एंगल्स आप ऑल्टरनेट इंटीरियर भी ले सकते हो, लेकिन सबसे आसान हमारे लिए क्या है, क्योंकि कम लिखना होगा, दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो मैं यहां पर लिख दूंगी एंगल एओडी इज सेम एज एंगल बीओसी। वो पैरेलल बताना होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, फिर उसमें लिखोगे लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस AD is parallel to BC। फिर लिखोगे CD is transversal, therefore this angle is equal to this angle। जिसको लिखने का बहुत शौक होता है ना कि नहीं 3 नंबर का है, हम एलैबोरेट करके लिखे ताकि नंबर ना कटे और कुछ ना हो, तो वो लिखता है। ठीक है, नहीं वो बात नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जो लिखते हैं, है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा बच्चा थी। मैं बड़ा अच्छे से लिख के आती थी कि बिल्कुल डिफरेंट प्रूफ लिखूं जो सबने नहीं लिखा होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो लिखती थी, कुछ नहीं था उसे, कुछ मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले थे, बट एक वैसे ही होता है, वो शौक होता है, राइट। सो ऑब्वियसली यूल राइट हियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अच्छा, और कुछ अच्छे ऐसे भी हुए हैं, मेरे साथ क्लास में भी ऐसा हुआ है कि मैंने सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट लिखा है, नहीं किसी ने कहा मैम ये लिखेंगे, बिकॉज हमने एक नई चीज निकाली है कि पता लगा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अब ये ट्रायंगल्स अगर हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो हमने एनी टू एंगल्स एंड वन साइड लिया है, तो यहां पर हम लेंगे AAS। बट आज पर योर पेपर ना, ये आपका जो एक्सरसाइज है ये AAS की जगह ASA को प्रेफर करेगी, तो आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे हो सकता है ASA के मिले, आपको ये वाला एंगल लेने को कह दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। प्रॉपरली लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO CP CT, AO इज इक्वल टू BO विच इज CP CT। क्लियर हो गया इतना।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इतना क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा बस आराम से अब। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। मैम आज तो ये एक्सरसाइज भी भूल गई। किसने कहा? कल हो जाएगी। P and Q are parallel to each other. So two parallel lines are given. Two pairs of parallel line, two sets हमें given है। L और M parallel है, P और Q parallel है, intersected by another pair of parallel lines। और AC को ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पर ये पॉइंट A लिखा हुआ है, इसको पॉइंट B, इसको पॉइंट C, इसको पॉइंट D, AC को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। टू प्रूव में अपने पास क्या है? triangle ABC is congruent to triangle CDA। मैम ऐसे ट्रांसवर्सल हो जाएगी। हाँ जी। तो ये दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं ना, इनको जो साथ साथ वाले हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लाइंस पैरेलल गिवन है तो मैं उसी को यूज करूंगी। आई एम गिवन LM, L is parallel to M, AC is transversal, therefore angle DAC is equal to angle ACB। alternate interior angles। DAC is equal to angle ACB। ये वाला एंगल हमने लिया इक्वल टू ये वाला एंगल ACB। ऐसे देखो दूसरा सेट ऑफ लेंगे, P इज पैरेलल टू Q और उसमें भी AC ही ट्रांसवर्सल लेनी है। तो मेरे पास अब आ गया ये वाला एंगल, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC लिखा है तो CDA। ये भी होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया? अब हम लेंगे द टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो पहले मैं यहां पर ABC वाले एंगल्स लूंगी। एंगल ABC में आ रहा है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB लिखा था तो यहां से आ गया CAD। प्रूव्ड अबव। यहां पर ये फ्रॉम 1 हमने यहां यूज कर लिया। सेकंड फिर हमें दिया है एंगल BAC। देखो मैं पहले एंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के सारे पैरामीटर्स को पहले लिखूंगी। एंगल BAC किसको इक्वल है? एंगल CDA को। तो यहां पर बिकॉज इट्स BAC मेंशन तो मैं लिखूंगी, देखो मैंने ठीक नहीं लिखा इसको, हाँ ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर CDA नहीं होगा। देखो ना एंगल BAC था तो इट शुड बी DCA। ठीक है, तो BAC और एंगल DCA सही लिखा हुआ है, प्रूव्ड अबव। मैंने कहा था ना दो चीजें बड़े आराम से निकालोगे, तीसरी चीज आपको खुद से कंक्लूड करनी है। सो इफ यू टेकन दीज टू एंगल्स, देखो यहां पर ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव किया हुआ है और ये वाला एंगल इसके प्रूव किया हुआ है इक्वल। तो तीसरी चीज आपको क्या लगता है क्या होगी? ये दो ट्राइंगल्स हैं, आई हैव टेकन दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, देन आई हैव टेकन दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल। दो एंगल्स ले लिए। कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल है दो एंगल्स के साथ चलता है? AAS है और ASA। तो कौन सी साइड लेनी चाहिए हमें जो आपको दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स में? AC is equal to AC which is common। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA
रूल हो जाएगा ASA। ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही प्रूव एक करना था। साइड आ गई, एक एंगल आ गया और वापस दो एंगल्स हो गए ना बेटा, दो एंगल्स वन कॉमन साइड। ये ट्रायंगल देख ABC, ठीक है, इसमें ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है और बीच में ये साइड है। ठीक है, ASA हो गया, राइट। इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो घर पे,